Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 5, the Delhi Sultanate. Student will start this chapter with Get Set section. These are the famous first among Indian women. Write their names and find out more about them. तो जो फर्स्ट इमेज है स्टूडेंट वो है किसकी स्टूडेंट? तो ये है लीला सेठ. कौन है स्टूडेंट? लीला सेठ. फर्स्ट वुमेन जज of Delhi High Court. First woman judge of Delhi High Court. Delhi High Court की पहली woman judge थी लीला सेठ. आई बात समझ में? सेकेंड इमेज है. सेकेंड इमेज में है स्टूडेंट प्रतिभा पाटिल. कौन है बच्चा? प्रतिभा पाटिल. शी इज़ द ओनली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ना ही तो इनके पहले कोई फीमेल प्रेसिडेंट थी, ना ही आज तक इनके बाद कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है. फ्यूचर का हम नहीं बता सकते, पर 2022 तक तो शी इज़ द ओनली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो थर्ड इमेज है वो है मेरी फेवरेट, ये है टेसी थॉमस. फर्स्ट एवर वुमेन साइंटिस्ट टू हेड अ मिसाइल प्रोजेक्ट इन इंडिया. ये पहली ऐसी औरत हैं जिन्होंने इंडिया में मिसाइल प्रोजेक्ट को हेड किया. इन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. तो स्टूडेंट फर्स्ट इमेज में है लीला सेठ, ये पहली जज बनी दिल्ली हाई कोर्ट की. प्रतिभा पाटिल आज तक की अकेली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और फिर ये है मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस. सो स्टूडेंट अगर हम बात करें मिडवल पीरियड की, तो मिडवल पीरियड की क्या फर्स्ट वुमेन रूलर का नाम आप लोग जानते हैं? नहीं जानते होंगे क्योंकि अभी तक आपको पढ़ाया ही नहीं गया है. अगर जानते हैं तो वेरी गुड. सो वो थी रज़िया सुल्तान. रज़िया सुल्तान वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मिडवल इंडिया. मिडवल इंडिया की पहली वुमेन, पहली फीमेल रूलर थी रज़िया सुल्तान. ये बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थी और इसीलिए ये लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी. स्टूडेंट वो पीरियड जो 1206 से स्टार्ट होके 1526 पे ख़त्म होता है. स्टूडेंट वो पीरियड जो 1206 से स्टार्ट होके 1526 में ख़त्म होता है, उस पीरियड को, उस एज को हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत. ठीक है. 1206 से स्टार्ट होके 1526 पे जो पीरियड ख़त्म होता है इज़ नोन एज द एज ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ द सुल्तान्स. सुल्तान्स की कैपिटल क्या होती थी उस टाइम? दिल्ली. तभी तो हम इसको दिल्ली सल्तनत बोल रहे हैं बच्चा. हु कनकर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. वो सुल्तान जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े पार्ट को कनकर कर लिया था, जीत लिया था, उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया दिल्ली को. तो ऐसे 5 डायनेस्टीज़ को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. विल रीड अबाउट 5 डायनेस्टीज़. स्लेव डायनेस्टी जिन्होंने 1206 से 1290 तक रूल किया. खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक रूल किया. तुगलक डायनेस्टी, ये सबसे ज़्यादा टाइम चलने वाली डायनेस्टी थी, 1320 से 1440 तक रूल किया. चलो अगर हम इनके ईयर की बात करें तो 90 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो बचता है 84 ईयर रूल किया. इन्होंने 30 ईयर ही रूल कर पाई सिर्फ खिलजी डायनेस्टी. उसके बाद आते हैं ये, तो इन्होंने रूल किया है स्टूडेंट्स, हम अगर देखें तो लगभग 94 ईयर. उसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी. तो सैयद डायनेस्टी 14 में स्टार्ट होकर 51 में ख़त्म हुई. और लोधी डायनेस्टी 51 में स्टार्ट होके 1526 में ख़त्म हुई. तो अगर ओवरऑल सबके पीरियड को देखें तो सबसे ज़्यादा जो पीरियड है वो किस डायनेस्टी को जाता है? तुगलक डायनेस्टी को. 94 ईयर रूल किया है उन्होंने. सो स्टूडेंट जो स्लेव डायनेस्टी थी उसने 84 ईयर रूल किया है. आपकी खिलजी डायनेस्टी ने 30 ईयर रूल किया है. 94 ईयर रूल कर गई आपकी तुगलक डायनेस्टी. 37 ईयर दिए हमने सैयद डायनेस्टी को, मतलब सैयद डायनेस्टी 37 ईयर रूल कर पाई. और 75 ईयर रूल किया लोधी डायनेस्टी ने. जो स्लेव डायनेस्टी थी बच्चा, इसके जो रूलर थे वो स्लेव्स थे. स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, जिनको ख़रीदा और बेचा जाता था. पुराने टाइम में जैसे आज हम पेन बाय एंड सेल करते हैं, उस टाइम में लोगों को भी ख़रीदा और बेचा जाता था और उन लोगों को बोला जाता था गुलाम. तो ये जो स्लेव डायनेस्टी थी, इसके जो रूलर्स थे वो स्लेव्स थे, जिनको मामलुक भी बोलते हैं. मामलुक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मामलुक इन अरेबिक? मतलब ओन्ड.
अरेबिक वर्ड है मामलुक, जिसका मतलब होता है ओन्ड। तो इल्तुतमिश एंड बलबन वर स्लेव्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव्स कौन थे बच्चा? इल्तुतमिश और बलबन। ठीक है, इल्तुतमिश और बलबन स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद स्लेव था मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी के स्लेव हुए बच्चा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के दो स्लेव हैं, एक है इल्तुतमिश और दूसरे हैं बलबन। तो याद रखना, मोहम्मद गौरी का स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के दो स्लेव इल्तुतमिश और बलबन। चलो अब हम पढ़ेंगे किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ 4 ईयर रूल किया स्टूडेंट। क्यों 4 ईयर रूल कर पाए? उसकी बहुत सारी वजहें हैं। इनकी बहुत ज़्यादा अर्ली डेथ हो गई थी, पहली वजह तो यही समझ लो आप। तो 1210 तक रूल किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। मोहम्मद गौरी हैड लेफ्ट इन चार्ज। मोहम्मद गौरी ने इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट को जीता स्टूडेंट, और जीत के वो यहाँ इंडिया में नहीं रहना चाहता था, तो वो कहाँ पहुँच गया? अपने कंट्री पहुँच गया, अफगानिस्तान वापस गया। और उसने जितना भी इंडिया में जीता था टेरिटरीज, वो किसको दे के चला गया? किसको इंचार्ज बना के चला गया? स्टूडेंट कुतुबुद्दीन ऐबक को। स्टूडेंट ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग फ़ोटोज़ भेजते हो वीडियो के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा फ़ोटो ठीक से खींचा करो, है ना? ठीक से लिया करो फ़ोटोज़। तो वो सारी टेरिटरी जो जीती थी मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर, उनको किसको दे दिया स्टूडेंट्स? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया, और यहाँ से चला गया। जब गौरी की डेथ हो गई तो ऐबक इंडिपेंडेंटली रूल करने लग गया। बहुत ही काइंड हार्टेड था कुतुबुद्दीन ऐबक, जनरस मैन था। उसे लोग लक बख्श बोलते थे क्योंकि वो लाखों रुपए की बख्शीश दे देता था। अ गिवर ऑफ लक बिकॉज ही गेव अ लॉट ऑफ अमाउंट इन चैरिटी। चैरिटी में बहुत बड़े बड़े अमाउंट वो डोनेट करता था, इसलिए उसे लक बख्श कहा जाता था। उसने कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू बनवाई दिल्ली में। कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू किसने बनाई स्टूडेंट? दिल्ली में किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी दिल्ली में स्टार्ट करवा दिया था, पर कंप्लीट नहीं करवा पाए। कुतुबुद्दीन ऐबक को सक्सीड किया शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। कौन आए बच्चा? कुतुबुद्दीन के बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश आए। कुतुबुद्दीन वॉज सक्सीडेड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का रूल रहा 1211 से 1236 तक। 25 ईयर इन्होंने रूल किया। किसने? इल्तुतमिश ने। और सिर्फ 4 ईयर रूल किया है किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 25 ईयर रूल किया है। किसको सक्सीड किया इन्होंने? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ही कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ सल्तनत। इन्हें दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर बोला जाता है स्टूडेंट। क्यों बोला जाता है वो हम लोग आगे देखेंगे। कुछ स्टेप्स इन्होंने लिए जिसके कारण शमशुद्दीन इल्तुतमिश को रियल फाउंडर बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का। वो पहला स्टेप था, इन्होंने कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की। बच्चा हमने पहले ही स्टार्टिंग पैराग्राफ में पढ़ा कि ये जो पीरियड था, इस पीरियड में जो कैपिटल रही वो दिल्ली रही। तो बच्चा कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कैपिटल शिफ्ट की ही नहीं थी, तो कैपिटल शिफ्ट करने का काम किया शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। इसीलिए इन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। इन्होंने कैपिटल लाहौर से कहाँ ले आए स्टूडेंट्स? दिल्ली ले आए। consolidated his position by suppressing rebellions, नॉबल्स एंड राजपूत चीफ। जितने भी राजपूत चीफ थे, वो नॉबल जो रिबेलियन करते थे, रिवोल्ट करते थे, उन सब के रिवोल्ट को, राजपूत चीफ के रिवोल्ट को, सबको सप्रेस किया और अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग बनाया, कंसोलिडेट किया। इन्होंने अपने आप को सेव किया। कैसे सेव किया और किससे सेव किया? चंगेज़ खान से इन्होंने अपने आप को सेव कर लिया। कैसे सेव कर लिया स्टूडेंट्स? पर्शिया के एक रूलर शरण मांगने आए थे इल्तुतमिश के पास, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि भाई तुम्हारे पीछे पड़ा है चंगेज़ खान, अगर हमने दी तुम्हें शेल्टर तो चंगेज़ खान से डायरेक्ट दुश्मनी भाई हम नहीं लेना चाहते, दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू शेल्टर। और जब इन्होंने पर्शियन किंग को शेल्टर नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने चंगेज़ खान से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। इल्तुतमिश थस प्रोटेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ सल्तनत, और सल्तनत के नॉर्थ वेस्टियर फ्रंटियर को उसने प्रोटेक्ट किया। किससे? चंगेज़ खान से, बाय नॉट गिविंग शेल्टर टू पर्शियन रूलर। चलो, एक्सपांडेड द एम्पायर अप टू बंगाल इन द ईस्ट। ईस्ट में ही अपने एम्पायर को बंगाल तक लेके गए।
इन्होंने लैंड रेवेन्यू के सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स मिंट किए, ठीक है। तो रीऑर्गेनाइज लैंड रेवेन्यू, इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को पूरी तरह रीऑर्गेनाइज किया, कॉइन मिंट किए गोल्ड एंड सिल्वर के। फिर इन्होंने कुतुब मीनार जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको भी कंप्लीट किया, है ना। तो कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे स्टूडेंट्स, पर नो वन वॉज कैपेबल, कोई भी कैपेबल था ही नहीं। इस वजह से इन्होंने अपना जो सक्सेसर था वो किसको चुना, अपनी डॉटर को। इल्तुतमिश शायद मेनी सन्स बट कंसिडर नन कैपेबल इनफ टू बी सक्सेसर। और इल्तुतमिश को कुछ कोई भी सन ऐसा नहीं लगा जिसको वो सक्सेसर बना ले, सो ही डिसाइडेड टू मेक हिज डॉटर रजिया द सुल्तान ऑफ दिल्ली। द नॉवेल्स वर अनहैप्पी विथ हिज चॉइस। नॉबल बहुत अनहैप्पी हुए इस चॉइस को लेके। नॉबल नहीं चाहते थे कि कोई लेडी, कोई वुमेन, कोई फीमेल उनके ऊपर कंट्रोल करे। तो जब जैसे ही इल्तुतमिश की डेथ हुई, नॉबल प्लेस्ड रुकनुद्दीन फिरोज शाह, सन ऑफ इल्तुतमिश, ऑन द थ्रोन। देखो नॉबल्स को तो कभी पसंद आ ही नहीं रहा था कि रजिया सुल्तान रूल करें उनके ऊपर। तो जैसे ही इल्तुतमिश की डेथ हुई, उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि इल्तुतमिश का ही बेटा था, रजिया का भाई था, उसको थ्रोन दे दिया, रजिया को थ्रोन से हटा दिया। रुकनुद्दीन बहुत ही इनकेपेबल रूलर था भाई। किसी पापा को अपने बेटे से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है, उनको लगा ही नहीं कि रुकनुद्दीन एबल कैपेबल है जिसको रूलर बनाया जाए, इसीलिए तो उन्होंने किसको सिलेक्ट किया था, रजिया को चुना था। पर नहीं, नॉवेल्स ने रुकनुद्दीन को ले आए, रुकनुद्दीन को ले आए तो बहुत ही इनकेपेबल साबित हुआ। रजिया with the support of people of the city became the ruler again, and again Razia became the ruler after Ruknuddin। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए कि सुल्तान इल्तुतमिश ने एक ऑर्डर इशू किया जिसके थ्रू उन्होंने एक ऑफिशियल ऑर्डर था, उसमें उन्होंने लोगों को बताया कि अगर आपके साथ कुछ रॉन्ग होता है तो यू शुड कम वियरिंग रेड क्लॉथ्स इन द कोर्ट। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो लाल कपड़े पहन के कोर्ट में आए, इस तरीके से हम आपको ईजिली स्पॉट कर लेंगे और आपके केसेस को, आपके जो भी केस होगा उसको जल्दी से सुन लेंगे। हु ऑर्डर, और जो किसने बनाया था ये, क्या बोलोगे आप इसको, ये व्यवस्था किसने की थी, ये प्लान किसने बनाया था, ये सुल्तान इल्तुतमिश का, जिसने क्या बोला कि अगर उसके किंगडम में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी इनजस्टिस हुआ है, बुरा हुआ है, तो वो लाल कपड़े पहन के कोर्ट में आ जाए, जिससे कि जो सुल्तान होगा उसको जो मतलब क्या होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, वो इजीली स्पॉट कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे उस पर्सन को और उसके केस को पहले सुना जाएगा। चलो, तो ये किसने की स्टूडेंट, ये व्यवस्था की थी सुल्तान इल्तुतमिश। स्टूडेंट अगर हम दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चरल मास्टरपीस या मैजेस्टिक मास्टरपीस की बात करें तो वो है कुतुब मीनार, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। यहाँ पर 379 स्टेप्स हैं लीडिंग टू द टॉप। उसके बाद रूल आता है रज़िया सुल्तान का। रज़िया सुल्तान भी 4 ईयर ही रूल कर पाई स्टूडेंट। कब से कब तक, 1236 से 1240। 1236 से 1240 ये जो 4 ईयर थे ये किसके थे स्टूडेंट, रज़िया सुल्तान के थे। रज़िया का रीन बहुत शॉर्ट था पर बहुत इवेंटफुल था, वो बहुत ही एबल रूलर बनी। उन्होंने अपने किंगडम में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, आर्मी को, वो ऐसा नहीं था कि वुमेन थी तो पीछे रहती थी आर्मी में, आर्मी को उन्होंने फ्रंट फुट पे लीड किया। उन्होंने बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स किए, रोड बनाई, डाक चौकीज़ बनाई, मतलब पोस्टल स्टेशंस बनाए। जो नॉवल थे उनका हमेशा अपोज करते रहते थे, उन्हें कभी भी पसंद नॉवेल्स ने नहीं किया, क्योंकि नॉवेल्स को ऐसे लगता था कि हम एक वुमेन का ऑर्डर सुनेंगे क्या भाई, तो हमें तो ये पसंद नहीं है, किसको, नॉवेल्स को ऐसा लगता था। पर रज़िया सुल्तान अपने आप में बहुत ज़्यादा कैपेबल थी। रज़िया ने फिर और ज़्यादा अपसेट कर दिया नॉवल को। पहले तो नॉवल को ये प्रॉब्लम थी कि भैया एक वुमेन हमें ऑर्डर दे रही है, हमको उसको फॉलो करना, ये उनसे पचाया नहीं जा रहा था। एक और चीज़ रज़िया ने ऐसी की जो उसने नॉवेल्स और ज़्यादा अपसेट किया, उसने नॉवेल्स की पावर को कम करने की कोशिश की। शी ट्राइड टू रिड्यूस द पावर ऑफ द नॉवेल्स एंड टुक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग देम। देखो प्रॉब्लम ये थी कि नॉवेल्स रज़िया को रेस्पेक्ट नहीं करते, तो रज़िया को लगता था व्हाई आई एम गोइंग टू कंसल्ट देम अगेन एंड अगेन, आई एम एबल, आई कैन टेक डिसीजन माई ओन ऑन माई ओन। So she started taking decision without consulting them and tried to reduce the power of whom? Novels.
द नॉवेल्स गॉट टुगेदर एंड रिवोल्टेड, और ये बात तो नॉवेल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया. शी वॉज डिपोज्ड इन 1240, और 1240 में उसको डिपोज कर दिया गया, और उसके बाद ही सून आफ्टर उसकी क्या हो गई बच्चा, डेथ हो गई. 4 ईयर ये रूल कर पाए रज़िया सुल्तान. 1240 से 1266 का जो पीरियड था, अब हम उसको देखेंगे. 1240 से 1266 तक का जो पीरियड था, स्टूडेंट रज़िया सुल्तान की डेथ होती है, और उसके बाद जब तक थ्रोन बलबन के पास नहीं आ जाता है, इसके बीच में बहुत सारे रूलर आए और गए. आफ्टर द डेथ ऑफ रज़िया एंड टिल द असोसिएशन ऑफ बलबन, मेनी रूलर्स केम टू द थ्रोन, बहुत सारे रूलर्स आए थ्रोन पे और वापस चले गए थोड़ा थोड़ा टाइम बिता के. ऑफ दिस नसीरुद्दीन मोहम्मद, एक और बेटा इल्तुतमिश का हमने बोला था ना कि बहुत सारे बेटे थे पर कोई भी एबल नहीं था, तो अब बने रूलर कौन, नसरुद्दीन, अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश. कब से कब तक रूल किया इन्होंने, 1246 से 1266, 20 ईयर रूल किया. बट ही वॉज पपेट इन द हैंड ऑफ पावरफुल नॉबल्स. इन्होंने इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली रूल नहीं किया, ये कठपुतली राजा की तरह थे, तभी तो इनकेपेबल होने के बाद भी 20 ईयर रूल कर पाए. ही वॉज पेड इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नॉबल्स. तो स्टूडेंट रज़िया सुल्तान के बाद अगर कोई रज़िया सुल्तान के बाद कोई पावरफुल आए रूलर, तो वो बलबन ही थे. रज़िया और बलबन के बीच में बहुत सारे रूलर्स आए पर बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं थे. तो उसमें से एक थे नसरुद्दीन, जिन्होंने 20 ईयर रूल तो किया पर ये पपेट रूलर थे. उसके बाद आने वाले 20 ईयर रूल किया घियासुद्दीन बलबन ने. 1266 से 1286 का जो 20 ईयर का पीरियड था, उसमें रूलर रहे बलबन. बलबन स्लेव डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर थे. मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बलबन. स्टूडेंट, द पावरफुल रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन है बच्चा, बताएं मुझे. बलबन. चलो, अब उसके बाद ये जो बलबन थे स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल थे. मतलब जो नॉवल बोल रहा था ना कि अभी हमने देखा कि पपेट किंग को कंट्रोल करने की पावर किसके पास थी, नॉवल के पास ही थी ना. तो जो नॉवल थे उन नॉवल में से एक नॉवल ही थे बलबन. और बलबन जो थे वो इल्तुतमिश के रीन से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. ठीक है, किसके रीन से, इल्तुतमिश के रीन से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. फिर से हम देखेंगे, मोस्ट पावरफुल स्लेव रूलर थे बलबन. ये इंपॉर्टेंट नॉवल थे, किसकी रीन से, इल्तुतमिश की रीन से ही. और रियल पावर जब नसरुद्दीन रूल कर रहे थे तो रियल पावर किसके हाथ में ही थी, इल्तुतमिश के पास ही थी. तो बलबन में आप याद रखोगे कि बहुत पावरफुल रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के. ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल थे. इल्तुतमिश की रीन से ही जब नसरुद्दीन रूल कर रहे थे तो नसरुद्दीन को पपेट बनाने का काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था. पर जैसे ही नसरुद्दीन की डेथ हुई, बलबन ने थ्रोन असेंड कर लिया. उसने बहुत सारे मेजर्स लिए अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए सल्तनत. ही टुक वेरियस मेजर्स टू कंसोलिडेट द सल्तनत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स. चलो, तो देखो, बंदा अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, अपनी सल्तनत को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो कुछ ना कुछ उसे चेंजेस करने ही पड़ेंगे. सम ऑफ दैम आर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उसने अपने आप को, अपनी सल्तनत को स्ट्रॉन्ग बनाया. पहला काम उन्होंने किया, अपनी जो आर्मी थी उसको रीऑर्गेनाइज किया, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया. ही रीऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेंथन द आर्मी. आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाया, उसको पूरी तरह रीऑर्गेनाइज कर दिया. उसने जितने भी लोकल रूलर थे उन सब को डिफीट किया. ही फॉट अगेंस्ट द लोकल रूलर्स एंड डिफीटेड देम. सारे लोकल रूलर्स को डिफीट कर दिया, हरा दिया. उसने जो नॉवेल्स थे उनकी भी पावर को पूरी तरह क्रश कर दिया. एंड टू प्रिवेंट देम रिवोल्टिंग अगेन. समझ में आया बात, कि ये रिवोल्ट ना कर पाएंगे. जो नॉवल होते हैं, वो खुद भी एक नॉवल था, उसको पता था कि नॉवेल्स किस तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं किंग के ऊपर. तो उसने नॉवेल्स की पावर को ही क्रश कर दिया, सो दैट दे विल नॉट रिवोल्ट अगेंस्ट. चलो, फिर उसने जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर थी
ही फोर्टिफाइड द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर अगेंस्ट द पॉसिबल मंगोल रेड्स। जो मंगोल रेड्स होती थी उसके अगेंस्ट में उसने बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिए। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन किए जिससे वो मंगोल रेड से अपने आप को बचा सके। उसने बहुत सारे नए फोर्ट भी बनाए और जो ओल्ड थे उनको रिपेयर कराया, ओल्ड को रिपेयर कराया, नए फोर्ट्स बनाए। बलबन रेस्टोरेटेड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ मोनार्की। बलबन ने मोनार्की की पावर प्रेस्टीज को और बढ़ा दिया, रेस्टोर किया। उसका बिलीव था कि सुल्तान के पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए और कोई भी उसकी पावर को चैलेंज करने वाला नहीं होना चाहिए। ही बिलीव दैट द पावर ऑफ सुल्तान वॉज एब्सोल्यूट एंड नोबडी कुड चैलेंज इट। कोई इसे चैलेंज ना करे। चलो, तो उसने 2 सिस्टम स्टार्ट किए जो कि पर्शियन कस्टम को बिलोंग करते थे। ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन कस्टम्स। वो पर्शियन कस्टम थे सजदा एंड पैबोस। सिजदा, पैबोस, ये 2 सिस्टम उसने स्टार्ट किए। किसने स्टार्ट किए स्टूडेंट? बलबन ने स्टार्ट किए। पैबोस को ही ज़मीन बोस बोलते हैं। पीपल रिसेंटेड दीज स्ट्रांगली, पर लोगों को ये दोनों ही सिस्टम, ना सिजदा पसंद आया ना पैबोस समझ में आया। और उनका मानना था कि ये जितने भी कस्टम्स, ये दोनों कस्टम ये सिर्फ गॉड के लिए रिजर्व होने चाहिए। किसी भी सुल्तान को राइट नहीं है कि वो इस तरीके के कस्टम को अडॉप्ट करे। तो स्टूडेंट ऐसा था क्या इस सजदा और पाइबोज में कि सारे नोबल उसको रिसेंट कर रहे थे, पसंद नहीं कर रहे थे? तो क्या था? तो क्या होता था स्टूडेंट? सजदा, व्हाट इज सजदा? इन सजदा पीपल हैड टू नील डाउन। लोगों को नील डाउन होना पड़ता था एंड टच द ग्राउंड विद देयर हेड टू ग्रीट द सुल्तान। सुल्तान को ग्रीट करने के लिए अपने हेड को ग्राउंड से टच कराना पड़ता था, नील डाउन होना पड़ता था। ये था सजदा। और सजदा से भी खतरनाक था पैबोस। पैबोस में क्या होता था स्टूडेंट? Pebos means kissing the foot of the sultan to appreciate his power. Pebos क्या है? Kissing the foot of the sultan to appreciate his power. Pebos में आप जो सुल्तान होगा उसके पैरों को किस करेंगे, उसकी पावर को अप्रिशिएट करने के लिए। तो आप ही सोचें क्या ये सिस्टम सही था? नहीं था। इसीलिए बहुत सारे जो नॉबल्स थे उन लोगों ने इस कस्टम को मानने से मना तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक और पॉलिसी थी बलबन की, ब्लड एंड आयरन, पर उसको अभी हम छोड़ते हैं, ब्लड एंड आयरन, क्योंकि आपकी बुक में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर पीपल लोग जितने भी नॉवेल्स थे, पीपल्स थे, वो रिसेंटेड थे विद दिस पॉलिसीज़। उनको उनका मानना था कि ये कस्टम सिर्फ गॉड के लिए ही होना चाहिए। चलो, बलबन की डेथ हुई 1286 में। आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन इन 1286 उनके जो सक्सेसर थे वो सल्तनत को इंटैक्ट नहीं रख पाए। 1290 में द रूल ऑफ स्लेव डायनेस्टी कम टू एन एंड। बलबन की डेथ के बाद कोई भी सक्सेसर इतना ज़्यादा पावरफुल या एबल नहीं रहा, वो अपनी सल्तनत को इंटैक्ट नहीं रख पाया, तो दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया। और अब जो थ्रोन है वो पास होगा किसको? खिलजी रूलर को। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी। पर खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट करें उसके पहले हम लोग देखेंगे क्विक क्विज। द रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वर ऑल्सो नोन एज मामलुक्स। मामलुक्स का मतलब क्या होता है? मामलुक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओन्ड, जिसको आपने खरीद लिया हो। तो स्लेव डायनेस्टी का दूसरा नाम मामलुक। इल्तुतमिश वाज कॉल्ड लकबख्श। नहीं बच्चा, फॉल्स है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज कॉल्ड लकबख्श। Who shifted the capital from Lahore to Delhi? तो वो ये अच्छा काम किया था इल्तुतमिश ने, इसीलिए इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रियल फाउंडर ऑफ सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। Who ruled Delhi सल्तनत फ्रॉम 36 to 40? 36 से 40 तक किसने रूल किया स्टूडेंट? रज़िया सुल्तान। किसने रूल किया 36 से 40 तक? रज़िया सुल्तान ने रूल किया। नेम टू कस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन, तो एक था सिजदा और दूसरा था पैबोस। ठीक है, दोनों ही पसंद नहीं आते थे लोगों को। स्टूडेंट्स, क्या डिफ़िकल्टीज थी स्लेव किंग्स के साथ? हाँ, क्यों स्लेव डायनेस्टी में प्रॉब्लम बनी रही? तो वो प्रॉब्लम थी बहुत सारी, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे, जो स्लेव थे वो रॉयल फैमिलीज से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, हैज़ देयर वर मेनी कंटेंडर्स टू द थ्रोन। अगर एक कोई रूलर है, उसके बहुत सारे स्लेव्स हैं, तो हर स्लेव को ऐसा लगता था कि अगर मेरे मालिक की डेथ होगी, जिसने मुझे ओन किया, उसकी डेथ होगी, तो मैं रूलर बनूंगा, मैं रूलर बनूंगा, मैं रूलर बनूंगा। तो बहुत रेस थी थ्रोन के लिए, बहुत सारे कंटेंडर्स होते थे थ्रोन के लिए। जितने भी नॉवेल्स थे वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे हमेशा। ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ सुल्तान।
तो नॉवेल्स वाली भी प्रॉब्लम थी कि हर नॉवल को लगता था कि मेरी पावर बढ़नी चाहिए। इनके ऊपर चेक रखना बी सुल्तान के लिए एक मेजर इशू होता था, मेजर प्रॉब्लम होती थी। दूसरा था स्लेव डायनेस्टी के साथ प्रॉब्लम कि जितने भी राजपूत रूलर्स थे उनको कम्प्लीटली सप्रेस नहीं किया गया था और वो टर्किश रूल के अगेंस्ट में बार बार रिपोर्ट करते थे। थर्ड है मंगोल, जिन्होंने अपनी पावर एक टाइम में बहुत बढ़ा ली थी अंडर गंगीज खान। वो कांस्टेंट थ्रेट थे सल्तनत पीरियड के लिए। जो चंगेज़ खान की सक्सेसर थे वो कंटिन्यू थ्रेट दे रहे थे, ट्रबल क्रिएट कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के लिए, दिल्ली सुल्तान्स के लिए। तो पहली प्रॉब्लम थी बहुत सारे कंटेंडर्स होना, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी में कोई रॉयल फैमिली तो थी नहीं। तो अभी समझ में आया कि ये 3 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम थी बहुत सारे कंटेंडर्स का होना, राजपूत रूलर्स का बार बार रिवोल्ट करना, और मंगोल्स का भी बार बार ट्रबल क्रिएट करना दिल्ली सुल्तान्स के लिए। ये 3 प्रॉब्लम थी। स्लेव डायनेस्टी के बाद स्टूडेंट जो सेकेंड डायनेस्टी हम पढ़ेंगे वो है खिलजी डायनेस्टी। द खिलजी रूलर्स रूल 3 डिकेड्स, 30 ईयर तक रूल किया खिलजी डायनेस्टी ने। दे एक्सपांडेड द सल्तनत फर्दर, उन्होंने सल्तनत को और ज़्यादा एक्सपांड किया। द फर्स्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी वॉज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने फर्स्ट फाउंडर थे या किसके, खिलजी डायनेस्टी के। द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी रूल 3 डिकेड्स, खिलजी ने 3 डिकेड्स तक रूल किया। कब से कब तक, 1290 से लेके 1320 तक। और पहले रूलर थे इस डायनेस्टी के जलालुद्दीन। जलालुद्दीन एक वीक रूलर था स्टूडेंट। बहुत ही लीनियंट पॉलिसीज ने अडॉप्ट की मंगोल्स के लिए भी, और मैरिड वन ऑफ हिज डॉटर टू उल्गू खान। तो ये एक वीक रूलर था, वीक रूलर होने के साथ साथ बहुत लीनियंट भी था। मंगोल्स के लिए बहुत लीनियंट पॉलिसी रखी और अपनी एक बेटी की शादी उलुग खान से कर दी जो कि एक मंगोल लीडर था। ठीक है, द मंगोल्स एंड मैरिड वन ऑफ हिज डॉटर to Ulugh Khan, the Mongol leader. Jalaluddin was succeeded by his nephew Ali Gurshab, who took the title of Alauddin. उन जलालुद्दीन का खुद का नेफ्यू जिसका नाम था अली गुरशब, उसने बाद में टाइटल लिया अलाउद्दीन का और सक्सीड किया किसको, जलालुद्दीन को। ठीक है, तो जलालुद्दीन को सक्सीड करने वाले थे अली गुरशब, जिन्होंने बाद में टाइटल रख लिया अलाउद्दीन। ठीक है बात। अगर पूछा जाए कि किसने अपनी बेटी की शादी एक मंगोल लीडर के साथ की थी, तो वो किसने की थी बेटा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसके साथ की थी, उलुग खान के साथ। अच्छा स्टूडेंट, ये जो जलालुद्दीन खिलजी थे इनको मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इनका ही अपना नेफ्यू जिसका नाम था अली गुरशब, अली गुरशब ने किसको मारा स्टूडेंट, जलालुद्दीन खिलजी को मारा और फिर रूलर बना है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा, अलाउद्दीन खिलजी ने मारा और अपना रूल एस्टेब्लिश किया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही पावरफुल रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थे और एम्बिशियस होने के कारण ही तो इन्होंने अपने ही रिलेटिव जलालुद्दीन को मार डाला। जैसे ही इनको पावर मिली इसने अपने गोल्स के हिसाब से इंडिया भर में अपनी एम्पायर को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। और इनका जो गोल था कि पूरे इंडिया में अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करूं, इन्होंने ऑलमोस्ट अचीव भी किया अपने रूल को इन 20 ईयर्स। जो 20 साल इन्होंने रूल किया उस 20 साल में अपने गोल को लगभग अचीव कर लिया। इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया स्टूडेंट्स। तो अलाउद्दीन ने पहले गुजरात जीता, मालवा जीता 1297 में। अब जैसे ही इन्होंने गुजरात और मालवा को जीत लिया स्टूडेंट, तो वेस्टर्न सी पोर्ट इनके लिए खुल गई है। जैसे ये रहा गुजरात मालवा, जैसे ही मालवा गुजरात को कंट्रोल किया तो इन्होंने वेस्ट की तरफ जाने वाले सी पोर्ट सारे इनके कंट्रोल में आ गए। फिर 1301 से 1303 तक ये जो 3 साल इन्होंने कैंपेन किया उसमें इन्होंने राजस्थान का रणथंभौर जीता, चित्तौड़ जीता। पहले क्या जीता, गुजरात और मालवा 1297 में। फिर 301 से 303 तक जो कैंपेन किए राजस्थान में उसमें उन्होंने रणथंभौर जीत लिया और चित्तौड़ भी जीत लिया। इसके बाद इन्होंने साउथ की तरफ अपने एक बहुत ही ट्रस्टेड जनरल को भेजा जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था, मलिक काफूर। और मलिक काफूर भी पूरी तरह सक्सेसफुल हुआ। उसने यादव्स को हराया, कहाँ पर, साउथ में। यादव्स को, काकड़ियास को हराया उसने, कहाँ पर, साउथ में। तो किसने भेजा था स्टूडेंट, मलिक काफूर को। मलिक काफूर को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। मलिक काफूर कौन था, जनरल था, ट्रस्टेड जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। किसको जीता इसने,
यादव को हराया मलिक काफूर ने। उसके बाद होयसाल पांड्याज होयसाल, इन होयसाल्स को भी जीता किसने? मलिक काफूर ने। उसने बहुत बड़े अमाउंट में वॉर में जीता हुआ जितना भी पैसा था, बूटी था, खजाना था, प्रीशियस मेटल थे, सब वहां से ले गया। साथ ही एलिफेंट, हॉर्स और स्लेव्स को भी ले गया। ही ऑल्सो कैरिड अवे अ लार्ज वॉर बूटी दैट इंक्लूडेड प्रीशियस मेटल, एलिफेंट, हॉर्सेस एंड स्लेव्स। जितने भी डिफीटेड किंग थे उनको बोला, किसने बोला? मलिक काफूर ने, यू कैन रूल। द डिफीटेड किंग्स वर अलाउड टू रूल, उन्हें अलाउ कर दिया कि तुम रूल करो भाई, पर हमें एक अच्छा खासा ट्रिब्यूट आपको देना पड़ेगा। मुझे नहीं, मलिक काफूर को नहीं, आपको ये ट्रिब्यूट किसको देना है? अलाउद्दीन को देना है, और उनकी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है। ठीक, तो मलिक काफूर ने जितने भी हराए हुए राजा थे उनको बोला, भाई तुम रूल करो, हमें नहीं रूल करना है यहाँ पर तुम्हें हमारी ओवरलॉर्डशिप को, मेरे किंग अलाउद्दीन खिलजी की ओवरलॉर्डशिप को, सुल्तान की ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हमें एक ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा। Towards the end of Alauddin reign, his empire was as large as the Emperor Ashok. बेटा, जब अलाउद्दीन खिलजी की रीन का एंड हो रहा था, तब तक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एम्पायर को लगभग अशोक के एम्पायर जितना एक्सपांड कर लिया था। ठीक है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने भी ठीक ठाक काम किया तो है। बाकी तो आपने सब कुछ देख ही लिया। कहाँ पर देखा होगा आपने? पद्मावत जो मूवी आई थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी था ना, वही वाला अलाउद्दीन खिलजी है ये। तो आपने मूवी में देखा ही था, कैसा था? थोड़ा दुष्ट था ना ये। मंगोल रेड्स, बहुत सारी मंगोल रेड हुई अलाउद्दीन की रीन में स्टूडेंट्स। अलाउद्दीन अंडरटुक वेरियस मेजर्स, अलाउद्दीन ने बहुत सारे मेजर्स लिए टू काउंटर मंगोल्स इफेक्टिवली, कि मंगोल्स को इफेक्टिवली वो काउंटर कर सके, उन्हें जीतने ना दे, ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करने के थे, इसलिए उसने बहुत सारे मेजर्स लिए। पहला मेजर था नए नए फोर्ट बनवाए, जितने भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के प्लेसेस थे वहाँ पर नए फोर्ट बनवा दिए। अपनी आर्मी को वापस से रीऑर्गेनाइज किया। फ्रंटियर प्रोविंसेस वर प्लेस्ड अंडर एफिशिएंट कमांडर, जितने भी फ्रंट प्रोविंसेस थे जिनको डायरेक्ट हिट कर सकते थे मंगोल्स, वहाँ पर बहुत ही एफिशिएंट कमांडर्स रखे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या किया बच्चा? पूरे के पूरे प्रोविंस पे बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल बेटा अलाउद्दीन ने जो कंट्रोल की पॉलिसी थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट अडॉप्ट की। फिर उसने 2 मेजर स्टेप्स लिए रिबेलियन को कंट्रोल करने के लिए। जो सिपाही सिस्टम होता है, सिपाही सिस्टम बोले तो वो जो गुप्तचरों वाला सिस्टम होता है ना, हम एक दूसरे के ऊपर जो नज़र रखते हैं, सिपाही सिस्टम स्टार्ट किया। जैसे आज का ICA है, हमारा रॉ है, और ISI है, पाकिस्तान का ISI, USA का ICA, इंडिया का रॉ। वैसे ही सिपाही सिस्टम किसके टाइम में भी था? अलाउद्दीन के टाइम में भी था। उसने पूरे जितना भी अपनी टेरिटरी थी उसमें सिपाही को फैला रखा था, जो उसे हर बात की इंफॉर्मेशन देते थे। जितना भी डेवलपमेंट हो रहा, जितनी भी इंफॉर्मेशन, खुफिया जानकारी है, सब उसे अलाउद्दीन को मिलती रहती थी। उसने नॉबल्स की पावर को कर्व करने के लिए, नॉबल्स की पावर को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए सारी सोशल गैदरिंग, जो नॉबल्स जो सोशल गैदरिंग करते थे सारी बंद करवा दी। ही कर्व द पावर ऑफ नॉबल्स, ही फॉरबेड सोशल गैदरिंग एवं नॉबल्स। कोई भी नॉबल अब सोशल गैदरिंग नहीं कर सकता है। स्टूडेंट, उसने जो वेट मेजरमेंट के जो सिस्टम थे, वेट और मेजर था, उसको भी स्टैंडर्डाइज कर दिया। अगर कोई चीटिंग करता पाया जाता स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स के साथ, तो उसको सर्वली पनिश किया जाता था। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली. If you have any doubt, any problem, do write in comment section and we'll discuss economic measures in next video.